आज का विषय है स्वर संधि। तो स्वर संधि सीखने से पहले हम बात करेंगे कि जो संधि शब्द यहाँ पर है उसका क्या अर्थ है। संधि का मतलब है कि दो वर्ण जब अत्यंत नजदीक आ जाते हैं और उनके आपस में मिलने से जो बदलाव आता है उसे संधि कहते हैं। और इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, दो वर्णों के अत्यंत निकट आने पर उनमें परस्पर जो विकार या बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ इस परिभाषा से हमें क्या समझ आया कि संधि में दो वर्णों की बात हम कर रहे हैं। तो वो दो वर्ण जब नजदीक आते हैं और उन दो वर्णों के मिलने से जब एक वर्ण बनता है तो जो चेंज आता है, जो बदलाव आएगा, जो वो एक बनने का बदलाव उसमें आएगा, उसे हम संधि कहते हैं। इसके उदाहरण को हम देखते हैं, विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ देखिए विद्या में आ है, पहला जो पद है इसके अंत में जो स्वर आया हुआ है, अंत में जो वर्ण आया हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं आ। और जो दूसरा शब्द है उसके पहले वर्ण को हम देखेंगे। तो विद्या में जो आ और अर्थी में जो अ है, इन दोनों के मिलने से जो बदलाव आएगा, यानी विद्या और अर्थी को जब हमने जोड़ा तो यहाँ बना विद्यार्थी। तो आ में अ जब जुड़ता है तो वो आ बन जाता है। इसी को हमने, इसी बदलाव को हमने कहा है संधि। ठीक है, अब देखते हैं स्वर संधि। अब संधि हमने सीख लिया है कि जो दो वर्ण बहुत नजदीक आ जाते हैं और उनमें जो बदलाव आता है उसको हम संधि कहते हैं। तो स्वर संधि क्या होगा? तो जो दो वर्णों की हमने बात की, अगर दो वर्ण वो स्वर हो, यानी दो स्वर वर्णों के नजदीक आने से उनमें जो बदलाव आएगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। अब यहाँ देखिए विद्या में जो अंतिम वर्ण है वो स्वर है आ, और अगले शब्द के शुरू में जो वर्ण है वो भी स्वर है आ। तो पहले शब्द के अंत में जो वर्ण आया, दूसरे शब्द के शुरू में जो वर्ण आया, आप देख रहे हैं वो दोनों ही स्वर है। तो स्वर के बाद जब स्वर आता है और उनके मिलने से जो बदलाव आएगा उस बदलाव को हम कहते हैं स्वर संधि। तो यहाँ विद्या जहाँ आलय है, विद्यालय है। आ के बाद आ आने से जब ये दोनों जुड़ गए, एक शब्द बनाने के लिए हम इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा विद्यालय। स्वर संधि के कई प्रकार होते हैं। तो इसके मुख्य प्रकारों में एक है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये जो 5 प्रकार की स्वर संधि मैंने आपको बताई है, मुख्यतः यही 10वीं कक्षा तक हम ज्यादातर बताते हैं, सिलेबस में यही दी गई है। इसमें सबसे पहले है दीर्घ संधि। जो दिमाग में हमें बात रखनी है वो ये कि यहाँ हम स्वर संधि के एक प्रकार को सीख रहे हैं, यानी स्वर संधि है तो यहाँ हम दो स्वरों की बात कर रहे हैं। दीर्घ संधि की बात करेंगे तब भी दो स्वरों की बात करेंगे जिनमें बदलाव आएगा। तो दीर्घ संधि क्या है, इसका नियम क्या है? यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब है छोटी मात्रा, दीर्घ का मतलब है इससे बड़ी मात्रा। तो ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ, ई, उ तथा री हो जाता है। अब इसको आसान करके मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो जब हमने यहाँ कहा कि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको और आसान कर देते हैं। ह्रस्व की बात करेंगे तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। इन 4 स्वरों को कहते हैं ह्रस्व स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? इसी में एक और मात्रा अगर हम जोड़ दें, जो दीर्घ स्वर है वो क्या होंगे? आ,
ई, ऊ, री, ये 4 स्वरों को हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहने की कोशिश की है कि अ, ई, ऊ तथा री स्वर के बाद अगर आ, ई, ऊ तथा री आए, 2 स्वरों की बात करनी है ना, तो या तो अ के बाद आ आए या आ के बाद अ आए। ऐसे ही ई के बाद ये बड़ी ई आए या फिर बड़ी ई के बाद ई आए। ऐसे ही ऊ और री पर भी लागू होती है ये बात। तो कहने का मतलब है कि ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए या दीर्घ के बाद ह्रस्व स्वर आए, तो इन दोनों के मिलने से जो बदलाव आएगा, इन दोनों के स्थान पर जो क्रमशः चेंज होगा, जो बदलाव आएगा, वो क्या होगा? दीर्घ मात्रा बन जाएगी। अ के बाद आ आएगा तब भी आ बनेगा, आ के बाद अ आएगा तो भी उनमें जो मिल के बदलाव आएगा वो आ बनेगा। ऐसे ही पहले शब्द के अंत में ई हो और दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी ई हो, तब भी उन दोनों में मिलके जो बदलाव आएगा वो बड़ी ई के रूप में होगा। ऐसे ही ऊ के बाद ऊ आए या ऊ के बाद ऊ आए, तो उन दोनों में मिलकर जो बदलाव आएगा नए शब्द में वो दीर्घ मात्रा ही होगी, दीर्घ स्वर ही होगा। ऐसे ही री के लिए ये री और ये ह्रस्व स्वर और इसका दीर्घ जो मात्रा बनेगी वो री। थोड़ा सा लॉन्ग साउंड में हम इसको लेते हैं दीर्घ स्वर को। तो इस तरीके से इसको समझना, देखिए कितना आसान है। यहाँ ह्रस्व और दीर्घ में उलझना नहीं है आपको, बहुत आसान है। ह्रस्व स्वर की बात करेंगे तो अ, ई, ऊ, री की बात करेंगे। दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो आ, ई, ऊ, री की बात करेंगे। तो इनके बाद ये स्वर आए या इनके बाद ये स्वर आए, तो इनमें मिलकर जो बदलाव होगा वो दीर्घ स्वर ही होंगे। जैसे उदाहरण में इसको फिर आसान करके बताती हूँ मैं आपको। उदाहरण लेंगे फिर इसके बाद कि पहले शब्द के अंत में अ आए या आए और दूसरे शब्द के शुरू में अ हो या आ हो, तो लेकिन मिलकर जो बदलाव आएगा वो क्या होगा? दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो ये बहुत आसान है इसको समझना। तो अब उदाहरण देखते हैं। और यहां मैंने इधर लेफ्ट साइड में आपको बता दिया है किस वर्ण के बाद किस वर्ण के आने पर और क्या बदलाव होगा। तो यहाँ दीर्घ संधि की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अ आ के बाद अगर अ आ आता है तो जो उनके मिलने से बदलाव आएगा वो क्या होगा? आ। यानी ह्रस्व स्वर के बाद अगर ह्रस्व स्वर आए, ह्रस्व स्वर के बाद अगर दीर्घ स्वर आए दूसरी तरफ दूसरे शब्द के शुरू में, या तीसरा अगर दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए, तो ये दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे। तो मैंने 4 केस आपको बताए हैं। अ के बाद अ आए, अ के बाद आ आए या आ के बाद अ आए और आ के बाद आ आए, तो इन चारों ही केसेस में दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे। दोनों वर्ण मिलकर, दोनों स्वर मिलकर आ में बदल जाएंगे। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण कदा प्लस अपि, ये बनेगा कदापि। यहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये इस लेटर की पहचान के लिए आपको बताया है कि कौन सा स्वर है। कदा में पहले शब्द में हम देखते हैं आखिरी स्वर और दूसरे शब्द के शुरू का स्वर। तो पहले शब्द के अंत में जो है वो आ है, दूसरे शब्द के शुरू में अ है। तो आ के बाद अ आए, कौन सा केस हुआ? ये आ के बाद दूसरी तरफ अ आए, तो भी किसमें चेंज बदलेगा? ये आ में। तो इधर देखिए जब कदापि शब्द बना है नया, तो यहाँ पे आ बदलाव आया है इसमें। अगला उदाहरण देखते हैं। हिम प्लस आलय है हिमालय है। अब इसमें केसेस मैं आपको पहचान करना सिखा रही हूँ कि कैसे पहचानेंगे किसके बाद क्या है। पहले शब्द के अंत में कौन सा स्वर? अ। म में अ जुड़ के, हर म में अ जुड़ के म बनता है ना,
तो यहाँ पर पहले शब्द के अंत में अ स्वर और दूसरे शब्द के शुरू में आ स्वर, तो अ के बाद आ आएगा तो भी आ में बदलेगा। यहाँ कौन सा केस है, अ के बाद दूसरी तरफ अगर आ आएगा तो भी दीर्घ मात्रा में ही बदलेगा, दीर्घ स्वर में ही बदलेगा। तीसरा देखिए, देव प्लस आशीष, देवाशीष। देखिए किस स्वर के बाद क्या है, देव में अंत में अ है, दूसरे शब्द के शुरू में आ है, तो अ के बाद आ आने पर, अ के बाद आ आने पर भी दीर्घ स्वर में बदलेगा। यहाँ दीर्घ स्वर में चेंज हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, दया प्लस आनंद है, दयानंद है। देखिए किसके बाद कौन सा स्वर है, दया में आ, आनंद में आ, तो आ के बाद आ स्वर आएगा तब भी आ में ही बदलेगा। देखिए केस कौन सा है, जो पहला शब्द है उसके अंत में आ है, दूसरी तरफ प्लस का मतलब है प्लस से पहले एक शब्द है और प्लस के बाद दूसरा शब्द है। तो इस तरीके से दो केसेस की हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ है, पहले शब्द के अंत में आ था और दूसरे शब्द के अंत में भी आ था, तो आ के बाद आ आएगा तब भी ये आ में बदलेगा। अगला उदाहरण देखते हैं, तत्र प्लस अपि, ये बनेगा तत्रापि। देखिए तत्र के अंत में अ, अपि के शुरू में अ, तो अ के बाद अ आने पर भी ये दीर्घ मात्रा में ही बदलेगा, ये आ ही बनेगा। च प्लस अस्ति, चास्ति। तो यहाँ देखिए च में अ है, अस्ति में अ है, अ के बाद अ आने पर आ बनेगा, चास्ति हो गया। अब इसी में कौन सी संधि की हम बात कर रहे हैं, हम दीर्घ संधि की, दीर्घ स्वर संधि की ही बात कर रहे हैं। अभी मैंने ये केस डिस्कस किया है कि अ आ के बाद उधर अगर अ आ होगा तो वो आ में बदलेगा। अब मैं बात कर रही हूँ, अगला केस देखते हैं, संधि वही है दीर्घ संधि, लेकिन केस बदलेगा। ई के बाद अगर दूसरे शब्द में भी अगर ई है तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका क्या मतलब, अगर यहाँ आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान है। पहली चीज ये समझिए कि जो प्लस से पहले जो ई लिखा हुआ है ये पहले शब्द के अंत में कौन सा वर्ण हो इसकी बात की है मैंने। प्लस शब्द के बाद जो लिखा हुआ है वो दूसरे शब्द के शुरू में क्या है उसकी बात कर रही हूं मैं। तो अब इस केस को समझेंगे आप, बहुत आसान है। अब इधर की बात करूंगी तो मैं पहले शब्द के अंतिम लेटर की बात करूंगी, इधर की बात करूंगी तो मैं दूसरे शब्द के शुरू में क्या है उसकी बात करूंगी। ध्यान देंगे अब आप, ई के बाद अगर ई आए या ई के बाद ई आए तो उनमें जो बदलाव आएगा वो ई ही होगा। दूसरा केस, ई के बाद ई आए या ई के बाद ई आए तो भी जो बदलाव होगा वो ई ही होगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, गिरि प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के शुरू में ई, तो यहां भी छोटी ई है, यहां भी छोटी ई है, लेकिन जो बदलाव आएगा वो क्या होगा, बड़ी ई। तो आप ध्यान से अगर मुझे सुनेंगे जब मैं इन वर्ड्स को बोल रही हूँ, इन शब्दों को बोल रही हूँ, तो उच्चारण में आपको पता लगेगा। जहां मैं शॉर्ट साउंड मैंने बोला है वहां पे छोटी बोल रही हूँ, जहां मैंने थोड़ा लंबा करके बोला है साउंड को वहां मैं बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण कर रही हूँ। तो मैं बार बार छोटी ई बड़ी ई ना बोल के अगर मेरे उच्चारण से आप समझ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर से देखते हैं, गिरि प्लस इंद्र है, गिरीन्द्र है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, परि प्लस ईक्षा। तो पहले शब्द के अंत में ई, दूसरे शब्द के शुरू में ई, छोटी ई के बाद बड़ी ई आएगी तब भी जो बदलाव आएगा वो बड़ी ई होगा। तो क्या बनेगा, ये परीक्षा। परीक्षा शब्द को लिखते हुए और बोलते हुए हम हमेशा गलती करते हैं, इसलिए इसको हम जब खुद लिखने की बारी आती है तो भी गलत ही लिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसका उच्चारण गलत करते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस ईक्षा बनेगा परीक्षा।
परीक्षा में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। इसका अगला उदाहरण देखते हैं, रवि प्लस इंद्र है, रवींद्र। यहाँ पहले शब्द के अंत में छोटी ई, दूसरे शब्द के शुरू में छोटी ई, तो छोटी और छोटी मिलकर जब बदलाव लाएंगे तो वो क्या होगा, बड़ी ई। अगला उदाहरण देखते हैं, रजनी प्लस ईश है। यहाँ पहले शब्द के अंत में बड़ी ई, दूसरे शब्द के शुरू में भी बड़ी ई, तो बड़ी ई के बाद बड़ी ई आती है तब भी वो बड़ी ई में ही बदलाव होगा, तो क्या बना, रजनीश है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, अगली बात, अगले जो वर्णों की हम बात करेंगे, उ के बाद दूसरी तरफ अगर उ में से कुछ भी है तो क्या बदलाव आएगा, उ दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। इसको कैसे समझेंगे, फिर से देखिए, जब आपको पता है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्लस से पहले आप जब देखेंगे इन वर्णों को तो हम बात कर रहे हैं पहले शब्द के अंत में क्या हो, प्लस के बाद बात कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि दूसरे शब्द के शुरू में क्या हो, और उनके मिलने से जो बदलाव होगा वो ये होगा। तो अब इसमें मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। उ के बाद उ हो या उ के बाद उ हो, उ के बाद उ हो या उ के बाद उ हो, तो जो बदलाव आएगा चारों ही केसेस में वो दीर्घ स्वर उ में बदल जाएंगे। जी, तो देखिए उदाहरण इसके, सु प्लस उक्ति, सूक्ति। पहले शब्द के अंत में उ, ये वाला, दूसरे शब्द के शुरू में उ, ये वाला, तो उ के बाद उ आए तो बनेगा सूक्ति, बड़े उ में बदलाव हो जाएगा। फिर से अगला उदाहरण देखते हैं, भानु प्लस उदय है। पहले शब्द के अंत में उ, दूसरे शब्द के शुरू में उ, और जब बदलाव आएगा तो उ, तो भानु प्लस उदय है, भानुदय है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपके उच्चारण में ये मात्राएं साफ पता लगनी चाहिए कि आप छोटी जो ह्रस्व मात्रा है वो बोल रहे हैं कि दीर्घ मात्रा बोल रहे हैं। अगला उदाहरण देखिए, सिंधु प्लस ऊर्मी। पहले शब्द के अंत में उ, दूसरे शब्द के शुरू में उ, तो उ के बाद जब उ आए तो भी बदलाव क्या होगा, उ, तो ये बना सिंधूर्मी। अगला शब्द देखिए, वधू प्लस उत्सव है, ये बनेगा वधूत्सव है। पहले शब्द के अंत में उ, दूसरे शब्द के शुरू में उ, तो क्या बनेगा, पहले शब्द के शुरू में क्या, उ, दूसरे शब्द के शुरू में क्या, उ, तो इन दोनों से मिलकर जो बदलाव आएगा वो उ, वधूत्सव है। अगला उदाहरण, भू प्लस ऊर्ध्वम, ये बनेगा भूर्ध्वम। पहले शब्द के अंत में उ, दूसरे शब्द के शुरू में उ, तो बड़ा उ और बड़ा उ, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो बदलाव बड़े उ में ही रहेगा। अगला उदाहरण, चमू प्लस उदय है, चमूदय है। पहले शब्द के अंत में उ, दूसरे शब्द के शुरू में उ, तो इनके मिलने से जो बना, जो बदलाव आया, उ, चमूदय है। अब देखते हैं आगे, देखिए, री प्लस री, यानी री के बाद री आए, पहले शब्द के अंत में भी री हो, दूसरे शब्द के शुरू में भी री हो, तो इनके मिलने से जो बदलाव आएगा वो दीर्घ री बन जाएगा, री। इसको बोलते हुए इसकी जो साउंड होगी वो दीर्घ होगी, ज्यादा समय लिया जाएगा। अब इसके दो उदाहरण हम देखते हैं, मातृ प्लस ऋणम। मातृ में आप देख रहे हैं जो अंतिम वर्ण है यहाँ पे री, ऋणम में दीर्घ, तो री और री मिलकर बनाएंगे दीर्घ री। तो दीर्घ री को लिखते हुए हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने जैसे गणित का तीन हम लिखते हैं ना, तो उसको उल्टा करके अगर लिखते तो ऐसा दिखाई देगा।
पितृ प्लस ऋणम, तो यहाँ भी री, यहाँ भी री। जब रस्व री है तो उसको जो दिखाया जाएगा लिख के वो ऐसे, किसी शब्द किसी वर्ण के नीचे अगर वो लगता है त के नीचे जब मैं री लगाऊंगी तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको ये सी की तरह लिखा जाएगा। तो ये री है ह्रस्व वाला और ये री है दीर्घ, इसको मैं बोलूंगी री, इसको मैं बोलूंगी री। तो पितृ प्लस ऋणम ये मिलके बनेगा पितृणम।